Hello students, now we are discussing सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट दूंगा मैं. स्टेटमेंट देने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इफ़ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी रीजन ऑफ स्पेस, अगर बहुत सारे चार्जेस किसी स्पेस में किसी रीजन के अंदर पड़े हुए हों और उनमें से किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर आपको फोर्स फाइंड करना हो तो वो फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड किया जाता है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन any region of space, then net force on any charge is vector sum of all the forces due to other charges. All the forces due to other charges is vector sum of all the forces due to other charges on that charge. और कंडीशन ये है, taking one at a time, यानी एक टाइम पे क्या आपको एक ही फोर्स कंसिडर करना है और सेम टाइम के ऊपर सब चार्जेस के कारण है जो उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है उन सबको कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम करना है. इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफिकली लेट ये ओरिजिन है आपका, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज है आपका Q3. इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R3, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1. अब Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा और इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1. वो इस ओर होगा और उसको इस लेंथ के एरो से शो कर रहे हैं. इस लेंथ के एरो से हम शो कर रहे हैं. सुटेबल स्केल लेके हमें जो उस फोर्स को बना रहे हैं ये फोर्स रिप्रेजेंट करेगा F12 Q2 चार्ज के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स. साइमल्टेनियसली है जो Q3 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इस ओर होगी. और उसी सेम स्केल पर जिस स्केल से आपने इस एरो को रिप्रेजेंट किया, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, उसी सेम स्केल पे लेट इस फोर्स के एरो की लेंथ बनती है इतनी और ये हो जाएगा F13 वेक्टर F13. अब हम जो चूंकि ये फोर्स तो चूंकि कूलम फोर्स है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि मैकेनिकल फोर्सेस के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज़ करते हैं,
तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि भले ही ये कूलम्ब फोर्स हो, वेदर इट इज कूलम्ब फोर्स, द सेम law of parallelogram, triangle law of vector addition can be applied here. So draw a line parallel to this vector from tip of this vector. Now we can do like this, and now again draw a line from tip of this vector which is parallel to the given vector. अब हम यहाँ से यहाँ तक का एक डायगोनल बना लेते हैं। ये डायगोनल आपको वेक्टर F1 जो कि वेक्टर सम है, वेक्टर F12 और वेक्टर F13 को देगा। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट ग्राफिकली कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर 3, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस 2 की जगह 3 हो आपके पास, जैसे मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेट वी हैव Q1 चार्ज हियर, Q2 चार्ज हियर, Q3 charge here and Q4 here, correct, in any region of space. Now force on Q1 due to Q2, it will act along the line. और लेट सुटेबल स्केल पे इस लेंथ के एरो से ये फोर्स रिप्रेजेंट हो रहा है F12। नाउ Q3 के कारण Q1 पे फोर्स वो इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, और लेट सेम स्केल पे इस लेंथ के एरो से ये फोर्स रिप्रेजेंट हो रहा है, इट विल बी F13। अब सबसे पहले इन दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। इसके हेड से इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, और इसके हेड से इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन, और ये डायगोनल हो जाएगा। ये डायगोनल F12 यानी Q2 के कारण Q1 पे फोर्स और Q3 के कारण Q1 पे फोर्स के रिजल्टिंग वेक्टर को बताएगा। अब साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे Q4 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी डायरेक्शन Q1 से Q4 को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग है। तो Q4 से Q1 को मैं मिला देता हूँ। इसके बाद सेम स्केल पे, जिस स्केल से इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया उसी स्केल पे लेट इस एरो की लेंथ बनती है इसके मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो माना कि ये बनती है। अब ये हो जाएगा F14। अब इन दोनों का वेक्टर सम, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर F12 और F13 का वेक्टर सम है, और F14 के साथ इसका एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन अगेन मैं ड्रॉ करूंगा, और ये दोनों इस जगह कट करते हैं, तो इससे मैं इसको एक एरो से मिला दूंगा। ये एरो रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है, जो कि वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 है।
इस टाइप से आप जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज़ करके उनका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। कुल मिला के हमको ये बात ध्यान रखनी है कि चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कूलॉम फोर्स है, कूलॉम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का एडिशन अपन ट्राइंगल लॉ से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं। हमने यहाँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ किया है। मतलब कहने का मतलब ये फोर्सेस के बीच में एंगल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब उनकी डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेक्टर एडिशन के अंदर यही बात इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी एक पेयर चार्जेस के किसी एक पेयर के बीच में फोर्स की बात कर रहे हो तो उस समय हम दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस को इग्नोर करेंगे। मतलब while calculating the force between any pair of charges we will ignore the presence of other charges। या आप दूसरे शब्दों में इसको अगर कहना चाहें, in other words we can say that the presence of other charges doesn't affect the force between any pair of charges। यानी अदर चार्जेस की प्रेजेंस से किसी एक पेयर के बीच में जो फोर्स है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि जब हम जैसे Q1, Q2 और Q3, ये Q2 चार्ज, ये Q1 चार्ज, ये Q3 चार्ज, इनके बीच में जब हम रिजल्टिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो जब Q1 और Q2 के बीच में जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि Q1 और Q2 अपनी जगह पे फिक्स कैसे हैं, क्योंकि Q1, Q2 और Q3 के बीच में भी आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकते हैं और इनसे वो मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ यह मानेंगे कि Q1, Q2 और Q3 चार्जेस जो है किन्हीं अदर अनस्पेसिफाइड फोर्सेस के कारण हेल्ड फिक्स्ड है, अपनी लोकेशंस पे हेल्ड फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करेंगे। मतलब ये रेस्ट में है और रेस्ट में होने के बाद Q1, Q2 के बीच में फोर्स, Q1, Q3 के बीच में फोर्स हम सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मानते हुए कि दीज चार्जेस आर हेल्ड एट रेस्ट, दे विल नॉट मूव बाय सम अनदर फोर्सेस। इसके अलावा इसको हम रिटर्न में इस टाइप से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, वेक्टर F1 it is the net force on Q1, F12 vector F13 plus vector F14 so on। अगर नंबर ऑफ चार्जेस देयर आर n चार्जेस पड़े हुए हो तो टोटल फोर्स Q1 के ऊपर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ n चार्जेस। अगर इसको मैथमेटिकली और एक्सपांड करके लिखें तो इट इज K Q1 Q2। देखिए यहाँ मैं R21 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और यहाँ लगा रहा हूँ मैं R21 कैप। ये इस टर्म के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वेक्टर F12 के लिए ये लिख रहा हूँ। अब मैं इसको आप एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जैसे कि लेट इट इज Q1, इट इज Q2, इट इज Q1 और इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा R21, या मैं अगर एक एरो लगा देता हूँ तो इट इज वेक्टर R21 और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 कैप। और अगर मैं केवल लेंथ की बात करूं तो ये एरो हट जाएगा, इट इज R21 का मीनिंग सिंपली यही है कि इट इज मेजर्ड फ्रॉम Q2 टू Q1। ये थोड़ा सा याद रखने में, रिमेंबर करने में आसानी रहती है। ये Q2 से Q1 के बीच की डिस्टेंस है, ये Q2 से Q1 की ओर मेजर की गई है और R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, दैट इज R21 कैप। तो इस टाइप से जो R21 का स्क्वायर यानी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 बट इट इज मेजर्ड फ्रॉम Q2 टू Q1। इट डजंट मैटर वेदर इट इज मेजर्ड फ्रॉम Q1 टू Q2 बट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन यूज
R21 यानी Q2 से Q1 की ओर ये डिस्टेंस मेजर की गई है, और R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1. नाउ we can write 4 vector F13 K Q1 Q3 R31 का स्क्वायर R31 कैप सो ऑन. nth चार्ज के कारण Q1 पे फोर्स, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है कि Q1 R N1 स्क्वायर R N1 कैप आइडेंटिकल में. अगर समेशन की टर्म में आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन के Q1 QI R I1 का स्क्वायर R I1 कैप, where value of I runs from 2 to n. That is net force on charge Q1. देखिए यहाँ अगर हम I = 2 पुट करते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म मिलती है, जहाँ जहाँ पे भी I लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म मिल जाती है. फिर प्लस लगा देंगे, I = 3 पुट करेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी. I = 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगी, और I = n पुट करेंगे तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी. इस टाइप से हम जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप केवल इस क्वांटिटी को कंसिडर करें तो इट लुक्स एज इफ इट इज़ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू आयत चार्ज. ये आईवे चार्ज की वजह से, आयत चार्ज की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स है. तो इट इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम आयत चार्ज टू charge number Q1. It is the unit vector RI1, or it is the distance measured from ith charge to charge number first. तो इस टाइप से आप इसको फोर्स को, नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा. एग्जाम्पल फर्स्ट कि गिवन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है. इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, इसकी साइड L, इसकी साइड L. यहाँ चार्ज Q, यहाँ चार्ज Q, यहाँ चार्ज Q. इसके वर्टिसेस पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज पड़े हुए हैं. दैट इज A B identical charges are placed at their vertices. It is given equilateral triangle. Now what is the force? What is the force on charge Q, capital Q, placed at the centroid? Centroid. What is centroid? The equilateral triangle है centroid. Centroid is the point where side bisectors, side perpendicular bisectors meet. जैसे ये वाली साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट ये है, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट ये, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट ये. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस जगह मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं. Centroid, perpendicular bisectors. These are the perpendicular bisectors. That is the centroid. Centroid, let O, where perpendicular bisectors meet. Perpendicular bisectors of sides of a triangle meet. That is known as centroid. Centroid ये होता है. इसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक क्वालिटी और होती है, each angle is of 60 डिग्री. हर एंगल 60 डिग्री का होता है. इसके अलावा एक बात और है कि अगर हम इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करें तो एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट पे पहुंचता है. एंगल बाइसेक्टर
भी इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर एंगल बाइसेक्टर भी इसी वाले पॉइंट पर मीट करते हैं, जैसे इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो या यूं आप यूं भी कह सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर और साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये सब है जो एक ही पॉइंट जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं उस जगह मिलता है, ये क्वालिटी हो जाती है। अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं सेंट्रोइड पे, तो मैं अगेन एक फिगर बना लेता हूँ। It is Q, 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 side L, 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 it is A, B, C. Now draw a perpendicular from A, let it meets at D. ये D पे मीट करता है, ये एंगल 60 डिग्री है। That is the perpendicular drawn from A onto the line BC from this triangle AD या sin 60 equals to perpendicular AD upon hypotenuse BA implies AD equals to BA. BA is L sin 60, L root 3/2, it is the AD. अब हम जानते हैं कि सेंट्रोइड ये सेंट्रोइड O जहाँ कैपिटल Q चार्ज पड़ा हुआ है, ये सेंट्रोइड इस परपेंडिकुलर को 2:1 के रेशियो में, यानी 2:1 के रेशियो में, अगर मैं इसकी लेंथ को 3 सेंटीमीटर मान लूँ तो इट इज़ 2 सेंटीमीटर, इट इज़ 1 सेंटीमीटर, 2:1 के रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करता है ये सेंट्रोइड। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन in the ratio 2:1। ये क्लास 10th के अंदर हमने डिस्कस किया है, क्लास 10th के अंदर 2:1 के अंदर रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम है जो इसको लिख सकते हैं कि AO अपॉन OD इक्वल टू 2:1। AO अपॉन OD इक्वल टू 2:1 implies OD अपॉन AO इक्वल टू 1/2। दोनों साइड में 1 ऐड करने पर OD प्लस AO इक्वल टू 1 + 2/2। OD plus AO, it is AD, it is 3:1, 3:2। इससे हम लिख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं इट इज AD अपॉन AO, AD अपॉन AO इक्वल टू 3:2। तो इम्प्लाइज AO इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD। नाउ AD इज L रूट 3/2 इम्प्लाइज 2/3। AD की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे L रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब L रूट 3/3 इसको रैशनलाइज कर दें, रूट 3 से NR और DR को मल्टीप्लाई कर दें, तो रूट 3 इंटू रूट 3 से कट हो जाएगा, इट इज L/√3। इट मीन्स AO इक्वल्स टू L/√3 और इट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू BO एंड इट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू CO। ये CO के भी इक्वल होगा। इसके बाद हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं।
सेंट्रॉइड के ऊपर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक बार और मैं फिगर बना लेता हूँ। क्यू 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 ए बी सी, यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज इसी टाइप से, बी पे जो क्यू चार्ज पड़ा हुआ है उसके कारण जो इस कैपिटल चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ, इट इज सेंट्रॉइड ओ, इसको मैं ओ ले रहा हूँ, तो एफ ओ बी, यानी बी के कारण ड्यू टू बी के कारण ओ पे जो कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है उस पर फोर्स। इसी टाइप से मैं इसको लूँगा एफ ओ सी, यानी फोर्स ऑन चार्ज एट सेंट्रॉइड ओ ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। सिमिलरली इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से सेंट्रॉइड पे पड़े क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स एफ ओ ए। अब हम ये नोटिस करते हैं, नाउ वी नोटिस दैट एफ ओ ए पे जो चार्ज है उसके कारण इस कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज के क्यू क्यू ए ओ का स्क्वायर, ए ओ इज एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एल स्क्वायर। और एफ ओ ए और एफ ओ बी, चूँकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है और यहाँ पड़े हुए चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये फोर्स एफ ओ बी और एफ ओ सी के बराबर भी होगा मैग्नीट्यूड में। अब सिंस ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री। इसी टाइप से इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 120, तो यहाँ भी ये एंगल 120 होगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री। अब FOC और FOB मैग्नीट्यूड में सेम है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर FOB एंड वेक्टर FOC, FOB और FOC का रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ओनली, तो इट इज FOB का स्क्वायर FOC का स्क्वायर प्लस 2 FOB FOC cos 120 डिग्री, cos 120 माइनस 1/2, cos 120 माइनस 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस FOB FOC आ जाएगा, FOB FOC और FOB FOC इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि FOB FOC FOA ये सब इक्वल है, लेट इनका मैग्नीट्यूड F है, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इट इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर
cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस अगेन एफ स्क्वायर, इसके लिए भी एफ यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए भी एफ यूज़ कर रहा हूँ, तो इट इज़ एफ ओनली। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड एफ है, और चूंकि सिंस ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो उनके बीच उनका रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन में, यानी इस ओर वर्क करेगा, इस ओर वर्क करेगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, FOC एंड FOB, ये हो जाएगा आपके एफ आर केप, ये इट इज द आर केप की डायरेक्शन, ये आर केप, इट इज एफ आर केप ऊपर की ओर। अब हमको पता है साइमल्टेनियसली इस क्यू चार्ज के कारण कैपिटल क्यू पे एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और माइनस आर केप की ओर होगा। इस क्यू चार्ज की वजह से कैपिटल क्यू पे एक फोर्स वर्क कर रहा है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी आर केप के अपोजिट है। सो नेट फोर्स एफ आर केप माइनस एफ आर केप या प्लस एफ माइनस आर केप, सो दैट विल बी 0। इसका मतलब इस सेंट्रोइड के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज जो रखा हुआ उस पर इन सब चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेट वी हैव ए स्क्वायर, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड L है, स्क्वायर, और स्क्वायर पे हर वर्टिसेस पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और लेट यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा हुआ, कैपिटल क्यू, इट इज A B C एंड D, ये ABCD पॉइंट्स हैं। नाउ स्मॉल क्यू चार्ज जो कि D पे पड़ा हुआ, उसके कारण कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स इस और होगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है कि इन चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स फाइंड करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू एट C। स्मॉल क्यू चार्ज जो कि D पे पड़ा हुआ, उसके कारण कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स लेट इस वेक्टर से शो होता है, इट इज F CD, D पे पड़े हुए क्यू चार्ज के कारण C पे पड़े हुए कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स, चूंकि इस एरो से शो हो रहा है। इसके बाद B पॉइंट के ऊपर से जो स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, उसके कारण C पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स लेट इस वेक्टर से शो हो रहा है, इस वेक्टर से शो हो रहा है, इट इज FCB B पे पड़े हुए चार्ज स्मॉल क्यू के कारण C पे पड़े हुए कैपिटल क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बता रहा है। सबसे पहले इन दोनों का वेक्टर सम कर लेते हैं हम। तो यहाँ से इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक डायगोनल बना देंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। और चूंकि इस केस के अंदर FCD C पे पड़े हुए कैपिटल क्यू चार्ज के कारण D पे पड़े हुए स्मॉल क्यू चार्ज के कारण फोर्स दैट इज K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू L का स्क्वायर, और अगेन इस स्मॉल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स भी, चूंकि मैग्नीट्यूड उसका यही है, तो वी कैन राइट इट इज FCB ऑल्सो। तो इसको आप है जो F ले सकते हैं, राइट, इसको मैग्नीट्यूड में F ले सकते हैं। तो इट इज द वेक्टर सम
अब ये चूंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच में FCD और FCB के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर FCD एंड वेक्टर FCB, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो इसका मैग्नीट्यूड को मैं F लिख सकता हूं, F²। इसके बाद FCB, इसके मैग्नीट्यूड को भी मैं F लिख सकता हूं, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ FCD दैट इज F, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ FCB दैट इज F, यानी F², और इट इज cos 90। ये वाले टर्म में cos 90 0, so that is the 2F² that is F√2, ये हो जाएगा F√2। अब साइमल्टेनियसली इस स्मॉल q चार्ज के कारण भी इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, उसकी डायरेक्शन इस डायगोनल के अलोंग होगी। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चूंकि FCB और FCD के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो इनका नेट फोर्स उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स इट इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। इसी टाइप से चूंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में डायगोनल 45 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं किसी साइड के साथ। तो ये साइड और ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चूंकि पैरेलल है, और ये वाले एंगल, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इट मीन्स ये वाला फोर्स स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम सिंपली है जो इन दोनों का रिजल्टेंट जिस ओर जा रहा है उसी डायरेक्शन में, चूंकि ए के ऊपर स्मॉल q चार्ज की वजह से कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स भी वर्क कर रहा है, तो चूंकि फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, सो नेट फोर्स हम उनको एल्जेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन जब सेम होती है तब हम उनको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू ऑल चार्जेस, तो इट इज द F√2 इन दोनों चार्जेस के कारण इस पे लगने वाला फोर्स, और चूंकि ए पे स्मॉल q चार्ज की वजह से फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जिस और इन दोनों का रिजल्टेंट वर्क कर रहा है, सो इट इज K स्मॉल q कैपिटल Q और डायगोनल का स्क्वायर, इट मीन्स L² प्लस L² और इसका स्क्वायर। नाउ it is F√2 K small q capital Q, that is 2L square, it is 2L square, और यहाँ से K small q capital Q upon L² that is F, that is F/2, K small q capital Q upon L², K small q capital Q upon L² that is F. So we can write F√2 plus F/2, or we can write F√2 plus 1/2. It will be answer where F is given by K small q capital Q by L². It will be net force on charge at C due to presence of all other charges. Thank you.